नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान की अभिनव पहल ज्ञानदूत 2.0 के तहत स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए विषय परक ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज पॉलिटिकल साइंस विषय का एक नए टॉपिक पे हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से। हमारा आज का टॉपिक है भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति, नेचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पीजी और आपके ग्रेजुएशन में ये पाठ्यक्रम में शामिल है। इसके अलावा कंपटीशन में भी इससे संबंधित बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आइए जानते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति के विविध आयामों को। तो जहाँ तक परिचय का सवाल है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ऐसा कहा गया है। तो भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द के स्थान पर राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये कहना था कि यद्यपि संविधान की संरचना परिसंघात्मक है, किंतु संविधान समिति ने राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि इसके कुछ लाभ हैं। संविधान सभा में इन लाभों का विवेचन करते हुए कहा गया है कि राज्यों का संघ अर्थात भारत का परिसंघ इकाइयों के बीच करार का परिणाम नहीं है, अर्थात इकाइयां जब चाहें तब वो परिसंघ से अलग होने का अधिकार नहीं रखती हैं। वास्तव में भारत की संवैधानिक प्रणाली आधारतः संघीय है, किंतु उसमें कुछ एकात्मक तत्व मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं कि दरअसल राज्य और संघ केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति क्या है। वर्तमान समय में भारतीय संघ में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। तो हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद संघीय ढांचे में लाने के लिए ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों का एकीकरण किया गया और स्वतंत्रता के आधार पर राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया और उसके बाद समय समय पर नए राज्यों को शामिल किया गया। तो इस समय जो है राज्यों की स्थिति 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2019 में हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया और साथ ही 25 जनवरी 2020 को हमने दादरा व नगर हवेली एवं दमन व द्वीप, इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एकीकृत करके दादरा व नगर हवेली एवं दमन व द्वीप का नाम दिया गया। तो ये जो लिस्ट है वो आप देख सकते हैं, राज्यों की लिस्ट है और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट है। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भारत के संघ व राज्यों के संबंध के प्रावधान किए गए हैं और संविधान की पहली अनुसूची जो है वो राज्य व संघ क्षेत्रों के नामों का उल्लेख करती है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संबंध में अलग अलग विचारकों ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। कुछ विचारकों का ये कहना है कि इसमें संघीय लक्षण कम है, कुछ का कहना है कि नहीं, संघीय लक्षण प्राप्त हैं। तो इसके बारे में अलग अलग विचारकों के अलग अलग मत हैं। केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों के आधार पर ही 2 तरह की प्रणालियां होती हैं, हम सब जानते हैं, एकात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली। तो हम सब जानते हैं, राजनीति शास्त्र के ज्ञाता ये इस बात को जानते हैं कि परंपरागत वर्गीकरण के अनुसार संविधान या तो एकात्मक हो सकता है या संघात्मक हो सकता है। लेकिन सबसे पहले अमेरिकी संविधान जो है वो एक संघात्मक शासन प्रणाली का एक आइडियल नमूना माना जाता है। परिसंघीय संविधानों में वो सर्वाधिक प्राचीन है, लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने संघीय ढांचे को अपनाते हुए भी उसमें काफ़ी एकात्मक तत्व रखे थे। हमारी नई स्वतंत्रता थी, आज़ादी के बाद हम चाहते थे कि हमारी अखंडता को कोई हानि ना हो, इसलिए हमने एक मजबूत संघीय ढांचे को रखते हुए उसमें एकात्मक शासन प्रणाली के लक्षण रखे हैं। तो अनूठी परिसंघीय व्यवस्था है हमारी। तो भारतीय संघवादी ढांचे की इस अनूठी विशेषताओं के कारण ही 2 परस्पर विरोधी मत विचारकों के सामने आते हैं। जैसे कि केसी वियर जैसे विचारक हैं या DN बैनर्जी हैं या GN जोशी जैसे विचारक हैं। उनका ये मानना है कि भारतीय संविधान का ढांचा तो संघीय है, लेकिन जो है उसमें एकात्मक तत्व जो है ज़्यादा है, झुकाव एकात्मक तत्वों का ज़्यादा है। इसी कारण केसी वियर का ये कहना था कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है जिसमें संघीय विशेषताएं नाम मात्र की हैं और भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है। और उन्होंने कहा कि ये अर्ध संघीय ढांचा है, उनका ये मानना था। इसी तरह से DN बैनर्जी का भी कहना है या GN
जोशी जी का भी कहना है। तो इन विद्वानों से एक अलग मत भी है, जैसे कि अलेक्जेंड्रोविच, पॉल एच एपलबी, नॉर्मन डी पामर, ये जो दूसरे विचार वर्ग के लोग हैं, इनका ये कहना है कि नहीं नहीं, भारत का संविधान जो है एक सच्चा संघ है। जैसे कि अलेक्जेंड्रोविच कहते भी हैं, भारत एक सच्चा संघ है, तथापि अन्य संघ से इसकी अपनी कुछ निराली विशेषताएं हैं, इसलिए भारत को अर्ध संघात्मक कहना एक मिथ्या है। जहाँ तक डॉक्टर अंबेडकर का सवाल है, तो उन्होंने ये कहा कि संविधान को संघात्मकता के हमने तंग ढांचे में नहीं डाला है, और भारतीय संघ जो है वो पूरी तरह से अनोखी विशेषताओं से युक्त है। भारतीय संघवाद की प्रकृति जो हम देखें, वो विशुद्ध संघात्मक या विशुद्ध एकात्मक नहीं है। भारतीय संविधान को एकात्मक और संघात्मक दोनों ही तत्वों से, दोनों ही अनुलक्षणों से संजोया गया है। तो संविधान निर्माताओं का लक्ष्य था कि एक ऐसी संघीय व्यवस्था की स्थापना की जाए जिसमें भारतीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुकूल हो, और ये सच है कि भारतीय संविधान में एकात्मकता के तत्व उपस्थित हैं, लेकिन अपने संघवादी सिद्धांतों के अनुरूप ही उसमें सारे राज्यों को उतने ही क्षेत्राधिकार और शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो ये जो दो मत थे, ये मैं आपको बताना चाहती थी कि दो तरह के विद्वानों ने, दो तरह के विद्वानों के वर्गों ने इस तरह के दो तरह के मत व्यक्त किए हैं। तो भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों को अगर हम देखें, तो हम देखते हैं कि संवैधानिक कानून के विशेषज्ञ डायसी जो हैं, प्रोफेसर डायसी हैं, उनके अनुसार संघात्मक सरकार के कुछ आधारभूत लक्षण होते हैं। ऐसे आधारभूत लक्षणों में शामिल है कि वो संविधान लिखित होना चाहिए, वो संविधान जो है उसमें केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, न्यायपालिका की निष्पक्षता होनी चाहिए, आदि आदि। तो इन सभी लक्षणों के आधार पर अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण मौजूद है। तो पहला लक्षण है संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, और संविधान को देश की सर्वोपरि विधि भी माना गया है। यद्यपि संविधान के संघीय व्यवस्था से संबंधित जो उपबंध हैं, उसमें जो संशोधन की प्रणाली है, उसमें ये रखा गया, शामिल किया गया है कि जो भी संविधान के संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधान होंगे, अगर उसमें संशोधन होगा तो उसमें राज्यों की सहमति ज़रूर ली जाएगी। लेकिन संविधान का मुख्य लक्षण, जो कि संविधान की सर्वोच्चता होता है, संघीय संविधान का एक मुख्य लक्षण होता है, वो भारत के संविधान में मौजूद है। संघ और इकाइयों की प्रत्येक विशेषता, चाहे वो कार्यपालिका हो या विधायी हो या न्यायपालिका हो, उसमें सभी में संविधान में लिखित है, उनका स्वरूप क्या होगा। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान हमारा संविधान है, जिससे कि कोई उलझन नहीं रहे। दूसरी विशेषता है शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों के विभाजन के लिए भारत के संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। अवशिष्ट शक्तियां जो है वो हमने कनाडा की तरह केंद्र को प्रदान की गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की भांति हमने समवर्ती सूची को रखा गया है। संघ सूची में वो विषय रखे गए हैं जो संघीय महत्व के हैं और जिस पे कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है। राज्य सूची में वो विषय रखे गए हैं जो राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण है और उसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। समवर्ती सूची में वो विषय हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही जो विधान निर्माण की एजेंसियां हैं वो उस पर कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर अंतर्विरोध हो दोनों के कानून में, बनाए हुए कानून में, तो हम सब जानते हैं कि संसद जो विधान है वही ही मान्य है, राज्यों का विधान मान्य नहीं है। तो भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान की तरह ही जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अर्थात वो शक्तियां जो कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लेखित नहीं है, अधिशेष शक्तियां जो हैं वो हमने जो है केंद्र को सौंपी हैं। इस प्रकार सिद्धांततः केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें हमने केंद्र को शक्तिशाली बनाया है। तीसरी विशेषता है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की। तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की अनुरक्षा के साथ साथ संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता जो है वो न्यायपालिका है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो हम जानते हैं केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्ति के विभाजन की रक्षा करता है और केंद्र अथवा राज्यों के स्तर पर संविधान विरुद्ध कोई भी कार्यवाही हो तो उसको वो अवैधमान्य घोषित करता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। न्यायालय जो है वो संविधान का अनुरक्षण करता है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की जो विशेषता है वो भी भारत के संविधान में मौजूद है।
राज्यसभा उच्च सदन है। राज्यसभा को उच्च सदन के रूप में रखा गया है और हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है वो अमेरिका की तरह समान नहीं है, बल्कि एक समान प्रतिनिधित्व न होकर हमने जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में राज्यों का जो स्थान है वो संरक्षित किया गया है। तो इस सूची में आप देख सकते हैं कि राज्यसभा में राज्यों की सदस्य संख्या क्या क्या है। इसी तरह से एक और विशेषता है कि संघीय प्रक्रिया के अनुसार ही संशोधन प्रणाली है। तो जो भारतीय संविधान है उसमें संघात्मक ढांचे में से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक हैं उनको राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत करने से पहले ही कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन या आधे राज्यों के विधानमंडल के संकल्प द्वारा स्वीकृति प्राप्त करना ज़रूरी है। तो संविधान के महत्वपूर्ण अंशों में राज्यों का समर्थन संघीय ढांचे की आवश्यकता के अनुरूप ही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके अनुसार हमने राज्यों को भी पूरी सहमति, उनकी सहमति लेकर और तो ही संघीय ढांचे के प्रावधानों में हम संशोधन की बात करते हैं। तो ये जो जितनी भी विशेषताएं आपने देखी उन सब विशेषताओं से ये स्पष्ट है, चाहे वो संविधान की सर्वोच्चता हो, शक्तियों का विभाजन हो, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका हो, राज्यसभा का उच्च सदन के रूप में और उस उच्च सदन में राज्यों का जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व हो, या संघीय प्रक्रिया के अनुसार संशोधन प्रणाली हो। ये सारे की सारी विशेषताएं ये बताती हैं कि परिसंघीय शासन व्यवस्था की मजबूत प्रणाली को हमने रखा गया है। संविधान में शामिल उक्त सभी आधारभूत परिसंघीय लक्षणों के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने भी भारतीय संविधान को एक परिसंघीय फेडरल मॉडल कहा है समय समय पर अपने निर्णयों में। तो ये हमने भारतीय संघीय व्यवस्था के संघात्मक लक्षणों को देखा। आइए हम जानते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था की कौन सी अनूठी विशेषताएं हैं। कुछ विशेषताएं हैं जो बेहद अनूठी हैं। तो पहली विशेषता ये है कि हमारा संघीय ढांचा किसी करार या संविदा का परिणाम नहीं है। मतलब कोई एक करार नहीं हुआ या संविदा नहीं हुआ जिसमें जब चाहे इकाइयाँ छोड़ के जा सकती हैं, ऐसा नहीं हुआ। तो इस तरह से ये इस विशेषता के कारण इस लक्षण की दृष्टि से दुनिया की विविध संघीय शासन प्रणालियों को विभक्त किया गया है दो प्रकार में। प्रथम प्रकार है जिसमें अमेरिका का संघीय ढांचा है, जहाँ स्वतंत्र राज्यों के मध्य जो है पूरा समन्वय के महत्व के विषय पर स्वैच्छिक करार से वो संघीय ढांचे में शामिल हुए थे। या दूसरा प्रकार है जब एक एक राज्यों के प्रांतों को जो है वो परिसंघ में परिवर्तित करके और उन्हें ऑटोनॉमी दे दी गई, जैसे कनाडा का संघीय व्यवस्था। तो भारत की संघीय व्यवस्था जो है वो बेसिकली किसी करार या संविदा की बात नहीं कहती है। हम जानते हैं कि 1935 के अधिनियम में ही प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई थी स्वतंत्रता से पहले, और संघीय ढांचे की परिकल्पना की गई थी। लेकिन सशक्त केंद्र भी बनाया गया और स्वतंत्रता के बाद में हमने जो है देशी रियासतों और ब्रिटिश भारत का विलय करके और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया, और इस तरह से हमारा जो संघीय ढांचा जो है वो सामने आया। दूसरी बात यह है कि भारतीय संघीय ढांचे में राज्यों की स्थिति जो है अमेरिकी संघीय ढांचे के समान नहीं है। भारत में परिसंघ की रचना के पहले राज्य प्रभुत्व संपन्न इकाई नहीं थे, देशी रियासतें थी। अतः राज्यों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं अमेरिका की तरह, क्योंकि अमेरिका में संघात्मक ढांचे की रचना के पहले राज्यों का प्रभुत्व संपन्न थे और फिर उसके बाद स्वतंत्र अस्तित्व था। हमारी जो स्थिति है वो अमेरिका के संघीय ढांचे से भिन्न है। तो भारत में जो है वो राज्यों को अपना पृथक संविधान बनाने का कोई अधिकार नहीं है। पूरे देश का एक ही संविधान है और उसी संविधान से सारी व्यवस्थाएं अधिशासित होती हैं। भारतीय संघ में राज्यों के सदन का प्रतिनिधित्व करने वाले सदन राज्यसभा में राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में ही प्रतिनिधित्व दिया गया है। अमेरिका की तरह नहीं है कि हर राज्य के जो सीनेट में हैं 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, उस तरह का नहीं है। हमने जनसंख्या के अनुपात में ही प्रतिनिधित्व दिया गया है। और सबसे बढ़कर जो विशेषता है वो ये है कि भारतीय संघ में राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, कि राज्य जो है उनका मनमानापन नहीं चल सकता कि वो संघ से अलग हो जाए। और 16वें संविधान संशोधन 1963 में हमने इसको बहुत सुनिश्चित कर दिया गया कि हमारे जो इकाइयां हैं उन्हें अलग होने का अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार सामान्य कानून से राज्यों को नवीन स्वरूप दे सकती है भारत की संसद को यह अधिकार है कि वो सामान्य कानूनों से भी राज्यों को नया स्वरूप दे सकती है।
इसी तरह से केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोगी संघवाद को हमने अपरिहार्य माना है। देश में बहुत सारी सहयोगी संघवाद की ऐसी संस्थाओं को हमने जो है उसको जन्म दिया है, जिससे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो बात है वो बनती रहे। सहकारी संघवाद के अभिकरण जो है वो बहुत मौजूद है, पहले भी मौजूद है और आज भी मौजूद है। इसलिए हमारे यहाँ बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से केंद्र और राज्य दोनों हैं, उनके अधिकारों को जो है वो उसके अनुसार उसका परिचालन किया जाता है। स्पष्ट है कि भारत का संघीय ढांचा जो है दुनिया के अन्य संघीय ढांचा या प्रणालियों से भिन्न है, कुछ अनूठी विशेषताएं रखता है और विशेष जो उपबंध है वो राज्यों के बारे में हमने किए थे। अलग अलग टाइम पे हमने अलग अलग राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध भी किए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो संघीय व्यवस्था की अनूठी विशेषताएं भी हमारे ढांचे में मौजूद है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये अब से अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि बताइए भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण कौन से हैं, यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से हैं। तो केवल संविधान में ही नहीं बल्कि संविधान के बाहर भी, संविधानेतर भी ऐसे तत्व हैं जो कि एकात्मक तत्व जो है वो फेडरल सिस्टम में मौजूद है। भारतीय संविधान के ढांचे में सशक्त तथा प्रबल केंद्र की रचना की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इसके बारे में ये कहते हैं कि संविधान को संघवाद के ढांचे में जो है पूरी तरह से नहीं ढालकर बल्कि एकात्मक के तत्व जानबूझकर हमने डाले हैं, ताकि जिससे कि यह हमारी जो स्वतंत्रता के बाद भी हमारा ढांचा जो है वो अखंड बना रहे। तो आइए जानते हैं कि संविधान के तहत ऐसे कौन से एकात्मक तत्व हैं जो कि संविधान भारत के परिसंघात्मक ढांचे में डाले गए हैं। तो पहली बात तो यह है कि शक्तियों का वितरण जो है वो केंद्र के पक्ष में किया गया है। संविधान द्वारा जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो केंद्र की संघ सूची में रखे गए हैं और हम जानते हैं कि संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद को है। विशेष परिस्थितियों में भी राज्य सूची के विषयों पर जो संसद है वो कानून बना सकती है। अवशिष्ट विषय हमने केंद्र को सौंपे हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर भी अगर केंद्र और राज्य के बीच में अंतर्विरोध हो, गतिरोध हो, तो केंद्र का बनाया हुआ कानून यानी संसद का बनाया हुआ कानून जो है वो मान्य है, उसको अधिमान्यता दी गई है। आपातकाल की घोषणा हो, अनुच्छेद 352, 356, 360, कभी भी किसी भी आपातकाल की घोषणा हो तो उसके विषय पर संसद ही है जो कानून बना सकती है। अतः संविधान द्वारा संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप ही शक्तियों का विभाजन किए जाने के बावजूद हमने एक सशक्त केंद्र की रचना की गई है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इस बारे में कहा कि मैं 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्र से भी अधिक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना के पक्ष में हूँ, ये कहा गया था। तो संविधान निर्माता समिति ने बहुत कुछ इसके बारे में सोचा और इसके बाद उन्होंने ये सारी व्यू रचना की और शक्तियों का वितरण जो है वो केंद्र के पक्ष में। दूसरी बात है कि राज्यों के लिए पृथक संविधान का अभाव है। मैंने आपको बताया कि विश्व के अन्य संघीय व्यवस्थाओं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसमें भारत के संघीय ढांचे से भिन्नता है। वहाँ राज्यों का पृथक संविधान की व्यवस्था है, लेकिन हमारे यहाँ पृथक संविधान का अभाव है। एक ही संविधान द्वारा सारे देश के शासन व्यवस्था का प्रबंधन किया जाता है और भारतीय संविधान का जो मुख्य ढांचा है वो इसी तरह का है। हमने एक देश एक संविधान की अवधारणा को अपनाया है और इसके तहत संपूर्ण देश में एक ही संविधान है। तीसरी बात है कि नवीन राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों की सीमा के परिवर्तन का पूरा अधिकार संसद को है और संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी राज्य का उसके किसी प्रदेश को पृथक कर सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नवीन राज्य बना सकती है। इस प्रकार संसद को नवीन राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों, इन सब के बदलने की शक्ति दी है। इस प्रकार ये एक बहुत मजबूत बात है जो कि एक एकात्मक तत्व की ओर इंगित करती है। संकट काल में एकात्मक शासन है। हम सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 एवं अनुच्छेद 360 के तहत जब कभी आपातकाल की स्थितियां आएंगी तो ऐसी स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा से केंद्र की शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। विधायी, शासकीय और वित्तीय शक्तियों की दृष्टि से केंद्र को महत्वपूर्ण शक्तियां, अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। 356 के तहत अगर राज्यों में आपातकाल की उद्घोषणा हो जाए
तो ऐसे में राज्यों का संपूर्ण कार्य जो है वो राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि राज्यपाल के माध्यम से संचालित करते हैं। और अनुच्छेद 360 के अनुसार अगर वित्तीय आपातकाल की स्थिति हो जाए तो राज्यों के समस्त वित्तीय मामलों पर राष्ट्रपति का वित्तीय नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार MV पायली ये कहते हैं कि संकट काल की घोषणा में संविधान का संघात्मक स्वरूप समाप्त हो जाता है और केंद्रीय शासन ही सर्वोपरि हो जाता है। तो आपने देखा कि संकट काल में एकात्मक शासन हो जाता है। एक और बात है जो कि संविधान में अंतर्विष्ट एकात्मक तत्व है, वो ये है कि द्वितीय सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये भी एक बात है कि द्वितीय सदन में जनसंख्या के अनुसार ही राज्यों को जो है वो प्रतिनिधित्व दिया गया है, पॉपुलेशन की दृष्टि से प्रतिनिधित्व दिया गया है। भारत में संघीय शासन की इस परंपरागत विशेषता को नहीं अपनाया गया है, क्योंकि द्वितीय सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व की बात अक्सर परंपरागत संघीय व्यवस्था में दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जनसंख्या के अनुपात में ही प्रतिनिधित्व दिया जाता है। बड़े राज्यों को अधिक और छोटे राज्यों को जो है कम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा। एक और महत्वपूर्ण विशेषता है वो एकीकृत न्याय व्यवस्था की है। जो हमारे जुडिशियल सिस्टम है वो यूनिफाइड है, एकीकृत है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारतीय संघ में अमेरिका की तरह दोहरी न्याय व्यवस्था नहीं है। हमने जो है पदसोपानीय ढांचे के तहत सर्वोच्च न्यायालय के बाद एक पिरामिड के रूप में हमने न्याय व्यवस्था को जो है वो लिया है। राज्यों के उच्च न्यायालय हैं और फिर अधीनस्थ न्यायालय हैं। तो इस तरह से हमने सर्वोच्च न्यायालय देश का एक ही है, सुप्रीम कोर्ट एक ही है। तो पिरामिडीय व्यवस्था के तहत हमने जो है इस मॉडल को अपनाया है। इसके अलावा संविधानेतर तत्व भी हैं, लेकिन अन्य संवैधानिक तत्व भी हैं। संवैधानेतर तत्वों को देखने से पहले हम अन्य संवैधानिक तत्व देखें तो सारे देश में जो है एक ही वित्तीय शासन व्यवस्था है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधीन उस वित्तीय व्यवस्था को रखा गया है। एक वित्त आयोग है। वित्त आयोग के साथ क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से केंद्र का नियंत्रण जो है वो दिया गया है। अनुसूचित जाति, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में रखा गया है। इस प्रकार एकात्मकता के प्रावधान हमने किए हैं। आइए देखते हैं कि संविधान के इतर जो संविधान में मौजूदा एकात्मक तत्व नहीं थे, लेकिन बाद में शासन व्यवस्थाओं के परिचालन के बाद हमने समय समय पर संविधानेतर एकात्मक तत्व भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से एकात्मक लक्षण ज़्यादा परिलक्षित होते हैं। तो उसमें है प्रधानमंत्री का करिश्माई व्यक्तित्व। भारत के प्रधानमंत्री के प्रभावशाली व्यक्तित्व से एकात्मकता की प्रवृत्ति में भी वृद्धि हुई है। जब जब केंद्रीय स्तर पर सशक्त प्रधानमंत्री और करिश्माई प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल हुआ, तब तब राज्य की राजनीति में, विशेषतः केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में या मुख्यमंत्रियों की भूमिका में वो भी प्रभावित हुई है। तो प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी आदि अनेक ऐसे करिश्माई व्यक्तित्व के धनी जो प्रधानमंत्री आए, जिससे राष्ट्रीय राजनीति ने राज्यों की राजनीति को प्रभावित किया। इसी तरह से योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अब तो योजना आयोग नहीं रहा, उसकी जगह नीति आयोग आ गया, हम जानते हैं। लेकिन योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग जो है, इनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। मार्च 1950 में जब योजना आयोग का गठन किया गया तो एक परामर्शदात्री निकाय था, लेकिन बाद में इसकी भूमिका जो है वो बढ़ती गई नियोजन के मामले में, और बाद में जो है उसकी भूमिका ने बहुत एक प्रभावित किया केंद्र राज्य संबंधों को। इसी तरह से वर्तमान समय में नीति आयोग है, जिसका भी बहुत बड़ा प्रभाव है। एक और मुद्दा है राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यपालों की नियुक्ति से भी, राज्यपालों की जो भूमिका थी उससे भी जो है संघात्मक ढांचे प्रभावित हुए। भारतीय संघ की इकाई में राज्यों के राज्यपालों की जब नियुक्ति है, हम सब जानते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल आसीन रहते हैं, लेकिन राज्यपालों की जो भूमिका है उसने भी बहुत ज़्यादा हमारे संघीय ढांचे को प्रभावित किया है। तो ये सब हम सब जानते हैं कि ये जो संविधान में भी मौजूद है और संविधान के बाहर भी ऐसे तत्वों का विकास हुआ है, जिससे एक मजबूत केंद्र जो है वो हमारे सामने आया है। एक मजबूत केंद्र की जो बात है वो सामने आई है।
अब आप चाहे देख सकते हैं कि जो परिचालन हुआ, शासन व्यवस्थाओं का जो परिचालन हुआ, उसमें एक सशक्त केंद्र रखना एक आवश्यकता भी थी, समय की आवश्यकता भी थी। और शासन व्यवस्थाओं करने जैसे जैसे आगे बढ़े तो उसमें भी शासन व्यवस्थाओं ने ये ज़रूरी था कि शासन व्यवस्थाओं को किस तरह से परिचालन किया जाए जिसमें एक मजबूत केंद्र हो। तो भारतीय संघवाद की जो डायनेमिक या गतिशील बिंदुओं को भी आप देख सकते हैं कि क्षेत्रीय शक्ति का विभाजन हो, चाहे केंद्रीकरण हो, केंद्र के स्तर पर शासित दल की भूमिका हो, केंद्र और राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, या एक हमने फ्लेक्सिबल मॉडल के रूप में एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाता है आपातकाल के दौरान हमारा संघीय ढांचा। ये सब हमारे डायनेमिक बिंदु हैं। शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था हो, ये सब डायनेमिक बिंदु हैं जो कि भारतीय संघवाद के गतिशील बिंदु माने जा सकते हैं। और केंद्र और राज्यों की पारस्परिक संबंधों के आधार पर हम कहते हैं कि जो है वो 3 प्रतिमान होते हैं: एकात्मक संघवाद व्यवस्था, सौदेबाजी वाली संघवाद व्यवस्था या सहयोगी संघवाद व्यवस्था। तो भारतीय संघीय ढांचा हमेशा सहयोगी संघवादी ढांचे को जो है वो उसको लेकर चला है। एच बिर्च और ग्रीनविल ऑस्टीन जैसे विद्वान हैं जो कि भारत के संघवादी ढांचे को सहयोगी संघवाद के रूप में विवेचित करते हैं, जिसमें केंद्रीय सरकार के शक्तिशाली होते हुए भी राज्य सरकारें जो हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में कमज़ोर नहीं हैं और केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करती हैं, और ये समय की अनिवार्यता भी है। इसलिए ग्रीनविल ऑस्टीन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है, जिसमें प्रबल केंद्रीय सरकार है, लेकिन उसका परिणाम ये नहीं है कि प्रांतीय सरकारें कमज़ोर हों। प्रांतीय सरकारें भी अपनी भूमिका का निर्वाह करती हैं, और प्रांतीय सरकारें जो केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण मात्र नहीं है, उनका भी एक सहयोगात्मक संघवाद का ढांचा है। तो हमारा संविधान केंद्र एवं राज्यों दोनों के परस्पर सहयोग पर अधिक बल देता है, और भारत के संविधान निर्माताओं ने एक ऐसी संघ प्रणाली की कल्पना की थी जो सहयोग और समन्वय पर आधारित हो, जो कोऑपरेशन हो, जिसमें कोऑर्डिनेशन हो। और सहकारी संघवाद की कई सारी ऐसी एजेंसियां हैं जिसके माध्यम से, चाहे नीति आयोग हो, राष्ट्रीय विकास परिषद हो, वित्त आयोग की भूमिका देख लें, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक देख लें, ये सब क्षेत्रीय परिषदें देख लें, अंतर्राज्यीय परिषदें सम्मेलन देख लें, अंतर्राज्यीय परिषदें देख लें, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था देख लें, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित क्षेत्रीय परिषदें हैं, जोनल काउंसिल्स हैं। ये सब कहीं ना कहीं सहकारी संघवाद को विकसित करने वाली व्यवस्थाएं हैं। तो सहयोगी संघवाद की अपरिहार्यता है। सहकारी संघवाद को व्यवहारिक बनाने वाले अभिकरण मौजूद हैं। मैंने आपको बताया, क्षेत्रीय परिषदें हैं, अंतर्राज्यीय परिषदें हैं, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को जो स्थापित हुआ और जिसने योजना आयोग का स्थान लिया, और इसके अतिरिक्त राज्यपालों का सम्मेलन समय समय पर होता है, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन होता है, राज्यों के मुख्य सचिवों का सम्मेलन होता है, चीफ सेक्रेटरीज का, और राज्य के पुलिस महानिरीक्षकों का सम्मेलन होता है। ये सभी वो कार्य हैं जो कि सहयोगी संघवाद पर बल देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि भारत का जो संघीय ढांचा है वो विश्व के अन्य शासन प्रणालियों से कुछ अनूठी विशेषताएं रखता है, और भारत का संघवादी ढांचा अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण विशुद्ध एकात्मक भी नहीं है और विशुद्ध संघात्मक भी नहीं है, बल्कि एक सहयोगी संघवाद का प्रतिमान प्रस्तुत करता है। तो सहयोगी संघवाद का अभिप्राय है कि हमारा संविधान केंद्र एवं राज्यों के परस्पर सहयोग पर ज़्यादा बल देता है। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने ऐसे ही एक संघवाद की कल्पना की थी जिसमें सबका साथ सबका विकास की बात हो, और भारतीय शासनिक व्यवस्था के सिद्धांत और व्यवहार में सहयोग और समन्वय के ऐसे ही सूत्र मौजूद हैं जो केंद्र और राज्यों को मिलकर सहयोगी संघवाद का प्रतिमान का विकास करने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा, इस महत्वपूर्ण टॉपिक को अगर हम रिकैप करें तो हमने देखा कि इस टॉपिक में भारतीय संघीय व्यवस्था का हमने परिचय देखा, और उसके बाद हमने संघीय व्यवस्था का क्या परिदृश्य है वो देखा। भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति के संबंध में जो विद्वानों के 2 विचार वर्ग हैं उनको भी हमने देखा। एक का मानना है कि संघात्मक विशेषताएं ज़्यादा हावी हैं, इसलिए उसको अर्ध संघीय तक कहा गया, लेकिन दूसरे का मानना है कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं है और भारत को अर्ध संघात्मक कहना मिथ्या है। इसी तरह से भारतीय संविधान के फेडरल फीचर्स को हमने देखा, संघात्मक लक्षणों को देखा, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, राज्यसभा का उच्च सदन होना, संघीय प्रक्रिया के अनुसार संशोधन प्रणाली होना, ये सब के सब भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण हैं। फिर हमने भारतीय संघीय व्यवस्था की अनूठी विशेषताओं को भी देखा,
और फिर हमने देखा इन अनूठी विशेषताओं के साथ कि आखिर भारत के संविधान में कौन से एकात्मक लक्षण हैं। संविधान में अंतर्विष्ट एकात्मक तत्वों को भी देखा और संविधान के बाहर संविधानेतर तत्वों को भी लिखा, जिसमें कि हमने देखा कि किस तरह से एक मजबूत केंद्र को बनाने की बात कही गई और मजबूत केंद्र के साथ साथ हमने ये भी देखा कि भारत के संघवाद में किस तरह से सहयोगात्मक संघवाद के को बनाने पर बल दिया गया है और इस तरह से कौन सी चीज़ों को हमने डेवलप किया है। तो आप इस टॉपिक को पढ़िए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें अक्सर छोटे छोटे सवाल बनते हैं, पूरा क्वेश्चन भी बनता है, आपसे भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति के बारे में लिखवाया जाता है। तो इसको पढ़ें और इस पे जो है इस पे और नॉलेज हम गेन करेंगे। शुभकामनाएं।